हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमटीपी 2 जो जून 23 एग्जाम्स के लिए आया था, बिजनेस लॉज एंड बीसीआर का। सर एमटीपी 1 का क्या बेटा, वो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। सर आरटीपी का क्या बेटा, आरटीपी भी पूरा का पूरा हमने जो है अपलोड कर दिया है। तो सिर्फ हमारा जो इस अटेम्प्ट के लिए बचा था वो एमटीपी 2 बचा हुआ था, तो वो आज मैं कराने वाला हूं। सर मैराथन सीरीज कब आएगी, बहुत जल्दी उसका शेड्यूल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने पास MTP 2 खोल लेंगे, ठीक है। MTP बहुत आसान आया है। अगर आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस जो लॉ के हैं वो हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, जो क्लास में आपको दिया गया था। हो सकता है नाम चेंज हो गए, हो सकता है फिगर चेंज हो गया हो, बट कॉन्सेप्ट सारे वही, क्वेश्चन सारे वही सिमिलर दिए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भैया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। 4 मार्क्स के लिए जान बच्चा दे भी सकता है और जान ले भी सकता है ना। तो 4 मार्क्स में क्या हुआ था देखिए। मिस्टर हरीश आ हा वाज ट्रेवलिंग टू शिमला। ओ हो, हरीश भाई शिमला जा रहे थे। किसके साथ जा रहे थे, अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे। बाय बस ऑफ हिमालय ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक जगह से, एक पर्सन से क्या करी थी, एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था बस प्रोवाइड करने का, जो उन्हें बस से क्या ले जाएगी, शिमला ले जाएगी। लेकिन कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से बस रुक गई, और ड्राइवर ने, क्योंकि आधे रास्ते में ठंडी रात में बस रोक दी, अब ड्राइवर ने सारे पैसेंजर्स को बोला कि आप आसपास के नियर वाले होटल में शेल्टर ले लीजिए, ठीक है, जो कि यहां से 1 किलोमीटर दूर है। क्यों बोला कि भाई जब तक गाड़ी ठीक हो रही है आप शेल्टर ले लो। हरीश जी की वाइफ को कोल्ड हो गया और वो बीमार भी हो गई, ड्यू टू बीइंग आस्क्ड टू गेट डाउन एंड शी हैड टू वॉक इन कोल्ड नाइट टू रीच होटल, है ना, क्योंकि उन्हें वॉक करना पड़ा, उन्हें ये हो गया। मिस्टर हरीश ने केस फाइल कर दिया, किसके ऊपर, हिमालय ट्रैवल्स प्राइवेट। किस चीज के लिए, 3 चीजों के लिए केस मांगा। पर्सनल इनकन्वीनियंस, भाई जो उन्हें इनकन्वीनियंस हुआ है वो, होटल के चार्जेस भरने पड़े वो, और जो वाइफ के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा किया गया था वो। ये सारी चीजें बेटा मिस्टर हरीश वुड गेट कंपनसेशन फॉर विच ही फाइल्ड दिस सूट। आपको बताना है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या हरीश भाई को ये पैसा मिलेगा एज अ डैमेजेस या नहीं मिलेगा। तो हम जनरल रूल बच्चों जानते हैं कि आपको ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलते हैं, लेकिन एक चीज हमने और सीखी थी कि आपको डायरेक्ट वाले मिलते हैं, डायरेक्ट वाले मिलते हैं, बट रिमोट और इनडायरेक्ट कभी नहीं मिलते हैं। तो यहां पर इस केस में जो डायरेक्ट है क्या, पर्सनल इनकन्वीनियंस और होटल चार्जेस, ये तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट है क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट, वो आपको नहीं मिलने वाला है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है भाई। हमें तो दिल से तो ये भी फीलिंग आती है ना यार, अगर बस नहीं खराब होती तो हम बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं निकलते तो हमें बीमारी नहीं होती, है ना। तो फील तो यही आ रही है। एक्चुअली ना ये बहुत ही फैक्चुअल बेसिस पे चीजें डिसाइड होती है, और कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है नॉर्मली कि क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट तक तो जाना नहीं है ना। आईसीआई जिंदाबाद, करेक्ट। तो यहां पे बेटा पर्सनल इनकन्वीनियंस और होटल चार्जेस का डायरेक्ट बोल के हमें मिल जाएगा, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट का हमें रिमोट चार्जेस और इनडायरेक्ट चार्जेस बोल के नहीं मिलेगा। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि ऑन द बेसिस ऑफ अवर प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, मिस्टर हरीश can claim damages for personal inconvenience and hotel charges, but not for the medical treatment for his wife because it is a remote or indirect loss। ठीक है, तो पहले हम प्रोविजन लिखेंगे, फिर छोटा सा फैक्ट्स लिखेंगे, एनालिसिस, और फिर हमारा फाइनल कंक्लूजन। नेक्स्ट अगेन 4 मार्क का सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों। MTP 2 मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल है, MTP 2 ही पूरा सिंपल है। एक कंपनी है बच्चों जो रजिस्टर्ड हुई है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 8, यानी चैरिटेबल पर्पस के लिए रजिस्टर्ड हुई है। इन्होंने बहुत पैसा कमाया, मतलब बहुत प्रॉफिट कमाया। कौन से ईयर में, 31 मार्च 2023 में। क्या रीजन है इतना प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना कोई पॉलिसी चेंज करी है जो कि इन्होंने इंप्लीमेंट करी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। अब क्योंकि इस डेवलपमेंट, ये जो चेंज आया है, इसकी वजह से
कंपनी के कुछ मेंबर्स ने कहा कि यार हमने अगर इतना प्रॉफिट कमा लिया है तो क्यों ना हम डिविडेंड बांट दे मेंबर्स को, है ना। दे अप्रोच यू, वो लोग आपके पास आए और आपसे पूछने लगे कि मैक्सिमम अमाउंट कितना दे सकते हैं हम लोग डिविडेंड पे, ये बता दीजिए। तो आप जानते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल्स में ही रेस्ट्रिक्शन लगी होती है। क्या रेस्ट्रिक्शन लगी होती है कि वो अपने प्रॉफिट्स को सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस, वो भी कौन सा चैरिटेबल पर्पस, वो जिसके लिए फॉर्म हुए थे उसके लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है। और वो डिविडेंड किसी भी हालत में अपने मेंबर्स को नहीं दे सकते। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, क्योंकि कंपनी जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकती है। सो इन द प्रेजेंट केस द कंपनी इन क्वेश्चन इज अ सेक्शन 8 कंपनी एंड हेंस it cannot declare dividend. The contention of member is totally incorrect. Okay sir. लास्ट क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 हमारे केस स्टडी आए थे, एक डायरेक्ट आया। डायरेक्ट में बहुत ही सिंपल है भैया। पहला पार्ट उन्होंने पूछा जो 2 मार्क्स के लिए है, क्या कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस बताओ, ठीक है, जो 2 मार्क्स के लिए। और दूसरा फिर कौन से केसेस में ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जाता है। एक्चुअली में 4 मार्क्स नहीं, ये 4 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन होना चाहिए था, बिकॉज ये अकेला ही 4 मार्क्स के लायक है, कंडीशन और वारंटी। बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने इसे 4 मार्क्स के लिए पूछ लिया था। कई बार होता है कि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में कम मार्क्स के लिए पूछ लेता, मतलब उसकी इज्जत तो 6 मार्क्स की है लेकिन उसे पूछ लिया 4 मार्क्स के लिए जाता है। लेकिन फिर उसका रिवर्स भी होता है कि उसकी इज्जत तो कम मार्क्स की है लेकिन उसे, जैसे हमने पिछले वाला ही क्वेश्चन देखा होगा सेक्शन 8 का, उसमें ज्यादा कुछ लिखने के लिए है ही नहीं आंसर में। भाई प्रॉफिट सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है और कंपनी नहीं दे सकती, तो उसमें लिखने के लिए कंटेंट ही ज्यादा नहीं है। तो वो 4 मार्क के लिए पूछ ले, वो 4 मार्क के लिए बनता नहीं है ना, वो कम मार्क के लिए बनता है। और ऐसे ही यहां पर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए बनता है बिकॉज आपके कंडीशन वारंटी के डिफरेंसेस बहुत हो जाते हैं। बट ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो जाता है। चलिए, तो कंडीशन और वारंटी में क्या क्या डिफरेंस होता है। इंस्टीट्यूट ने यहां पर ना टेब्यूलर फॉर्म में नहीं दिया, बट अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये टेब्यूलर फॉर्म में ही बना के आना है। तो कंडीशन का पहले मीनिंग बता दोगे कि कंडीशन एक स्टिपुलेशन होती है जो कि एसेंशियल होती है, जबकि वारंटी क्या होती है, कोलेटरल होती है कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए। ओके सर। ओके, नेक्स्ट, अगर कंडीशन ब्रीच होती है तो पार्टी के पास राइट होता है, कौन सी पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट होता है, वो रेपुडिएट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, वो रेपुडिएट कर सकती है। बट वारंटी के केस में एग्रीव्ड पार्टी सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है। और तीसरा, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जा सकता। ओके सर, नाउ नेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया जा सकता है। तो 4 ऐसे केसेस है। एक, जहां पर बायर ऑल टूगेदर वेव कर देता है, जहां पर बायर ऑल टूगेदर वेव कर देता है कंडीशन को। एक्चुअली में फर्स्ट पॉइंट में वो कंडीशन को वारंटी मान ही नहीं रहा है, वो कंडीशन पूरी वेव आउट ही कर रहा है, ना तो डैमेजेस ले रहा है ना तो कैंसिल कर रहा है, बट फिर भी सेक्शन 13 में इस पॉइंट में लिखा हुआ है। ओके सर, नेक्स्ट, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच एज ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी अगर वो कैंसिल ना करने की जगह सिर्फ डैमेजेस मांग रहा है, इसका मतलब है वो कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर रहा है। ये पहले 2 केसेस तो वॉलंटरी होते हैं, उसकी मर्जी पे होते हैं। बाकी के 2 केसेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नॉन सवरेबल है, यानी आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, और बायर ने ऑलरेडी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है या गुड्स के पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस केस में उसे क्या मानना पड़ता है, वारंटी मानना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट आता है 4th, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज। अगर लॉ ने ही मना कर दिया या कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गई जिसकी वजह से आप कंडीशन को वारंटी मानना पड़ रहा है, तो आप उसे वारंटी मानेंगे। नेक्स्ट बच्चों, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है और कॉन्टीजेंट यूनिट से है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से, और ये एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरी आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बता दो, और दूसरा पॉइंट है डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, बुक में से किया जा सकता है, बट एक बार छोटा सा डिस्कशन इस पे कर लेते हैं 7 मार्क्स के लिए। तो पहले क्या करेंगे,
डेफिनेशन बताएंगे जो सेक्शन 31 में दी हुई है कि कुछ करने का कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कब करेंगे हम अपना प्रॉमिस पूरा? अगर वो इवेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के कोलेटरल है वो होता है या नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक एग्जांपल भी दे देंगे कि ए ने बी को बोला कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा अगर तेरा घर जल गया तो, अगर तेरा घर जल गया तो दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लीगल रूल्स रिलेटिंग टू इन्फोर्समेंट, कब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है और कब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ये सारे पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट, कंटिंजेंट यहां पे मानो डिपेंडेंट है इवेंट के होने पे, अगर आप अपना प्रॉमिस पूरा करने वाले हो इवेंट के होने पे, तो आप अपना प्रॉमिस, सामने वाली पार्टी आपसे तब तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करवा सकती है जब तक कि वो इवेंट हो नहीं जाता। लेकिन अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो, इम्पॉसिबल हो गया तो भैया अब वो हो ही नहीं सकता है, तो सामने वाली पार्टी आपसे प्रॉमिस पूरा नहीं करवा सकती है और इसीलिए आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। सेकंड, इनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट होना इवेंट नॉन हैपनिंग। अगर आपका प्रॉमिस इस चीज पे डिपेंडेंट है कि आप इवेंट नहीं होता है, इवेंट नॉन हैपनिंग पे है, तो वेयर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, तो आप उसे कब करवाओगे? ओनली जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तब आप उसे इन्फोर्स करा सकते हो, अदरवाइज आप उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट है किसी पर्सन के कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, इसमें हम कौन सा एग्जांपल लेते हैं? सलमान, विवेक ओबराय, ऐश्वर्या और अभिषेक वाला देते हैं कि सलमान विवेक को बोलता है कि मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा अगर तेरी ऐश्वर्या से शादी हो गई तो। लेकिन क्योंकि अब ये डिपेंडेंट है ऐश्वर्या के कंडक्ट पे कि ऐश्वर्या विवेक से शादी करती है या नहीं, अगर कल को जो ऐश्वर्या है वो अभिषेक से शादी कर लेती है तो ये चीज वॉइड हो जाती है, ये चीज इम्पॉसिबल हो गई ना, तो ये चीज क्या हो जाती है? वॉइड हो जाती है। कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स्ड टाइम, ठीक है। द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू, अब यहां पर एक्चुअली में ना ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम है, फर्स्ट और सेकंड के, बस क्या एक्स्ट्रा कंडीशन लग गई है? टाइम की एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी गई है, टाइम की एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी गई है, ठीक है। ओके सर, और लास्ट पॉइंट क्या है? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी इम्पॉसिबल इवेंट के होने पर डिपेंडेंट है, तो जब वो इवेंट ही इम्पॉसिबल है और अगर आपका उस पर डिपेंडेंट है तो भैया वो क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा। नेक्स्ट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एलएलपी एक्ट से। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में सिर्फ एक ही सवाल आता है एलएलपी एक्ट से, और वो ये रहा, लिस्ट डाउन, इनैमोरेट मतलब लिस्ट डाउन करो क्या? वो केसेस, वो सर्कमस्टांसेस जिसमें एलएलपी को बंद कर दिया जाएगा। कौन बंद करेगा? ट्राइब्यूनल ऑर्डर देके बंद कर देगा, उसकी बात करी गई है। तो बेटा यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे केसेस हैं जहां पर कि एलएलपी के पास, ट्राइब्यूनल के पास पावर है, वो एलएलपी को वाउंड अप कर सकती है। पहला, अगर एलएलपी खुद ही डिसाइड कर ले कि ट्राइब्यूनल उसे क्लोज डाउन कर दे, तब ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे देगा। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और एलएलपी का जो पार्टनर्स का नंबर है वो 2 से कम हो गया है, तब भी ट्राइब्यूनल कर सकता है। अगर एलएलपी अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रही है, इनडायरेक्टली इंसॉल्वेंसी वाली बात चल रही है कि अगर वो अपना पैसा नहीं दे पा रही, क्योंकि वो पार्टनर से तो ले नहीं सकती, पार्टनर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड है, तो उसकी बात कर रहे हैं। इफ द एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट of the sovereignty and integrity of India, the security of state और public order, अगर एलएलपी ने इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो किसी दुश्मन को वेपन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट, अरे तो भैया वहां पर भी इसे कर दिया जा सकता है। इफ द एलएलपी हैज मेड अ डिफॉल्ट, अगर एलएलपी ने डिफॉल्ट करा किस चीज में? इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, या तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी नहीं फाइल करा या आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करा 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के लिए, 5 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार फाइनेंशियल ईयर के, दोनों में से कुछ भी नहीं गया तो भी आपकी एलएलपी बंद करी जा सकती है। और अगर ट्राइब्यूनल को जस्ट या इक्विटेबल, यानी कोई भी ऐसा रीजन जो ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि इसमें तो एलएलपी बंद हो जानी चाहिए, उस केस में, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्राइब्यूनल की भी परपेचुअल सक्सेशन है, ट्राइब्यूनल कह रहा हूं सॉरी, एलएलपी की भी परपेचुअल सक्सेशन होती है, वो चलती जाती है, वो कंपनी की तरह है, वो भी बंद नहीं होती।
तो बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कंपनीज और एलएलपी बंद हो जाती हैं। वो क्योंकि हम तो नॉर्मली यही सीखते हैं ना कि वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो दीज आर दी सर्कमस्टांसेस जहां पे ट्राइब्यूनल जो है वो पावर रखता है एलएलपी को क्लोज डाउन करने की। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 मार्क्स का सवाल, अगेन एक बड़ा सवाल बट डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। तो डिफाइन पार्टनरशिप, पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछ ली है जो आपको सेक्शन 4 में दी हुई है। उसके बाद असेंशियल एलिमेंट्स पूछ लिए हैं, असेंशियल एलिमेंट्स, और उसके बाद कोई भी उन सारे एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स को समझाने के लिए भी बोला गया है। तो भैया सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 एकदम सिंपल सी बात बोलता है कि पार्टनरशिप ना रिलेशन है किसके बीच में? पर्संस के बीच में, जिन्होंने एग्री करा है। क्या एग्री करा है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री करा है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट भी यहां पे लगता है। फिर यहां पे आपको पांचों के पांचों एलिमेंट्स लिखने हैं। 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और वो भी बिजनेस फॉर अर्निंग गेन्स होना चाहिए, एंड उसमें प्रॉफिट बंटवारा होना चाहिए, एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये पांचों लिख लिए। उसमें से फिर आप कोई भी 2 एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में सारे समझाए हुए हैं बट आप उसमें से कोई भी 2 समझा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि कोई भी 2 समझाने हैं। तो जो उनसे पांचों में से आपको 2 बेटर आते होंगे वो वाले आप उसमें एक्सप्लेन कर देंगे 3-3 4-4 लाइन में, और अगर लगे तो एक प्यारा सा एग्जाम्पल भी लिख देना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 3 मार्क का क्वेश्चन। भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्या हुआ? प्रदीप भाई ने ऑक्शन करा और राकेश को अपना घोड़ा बेच दिया, ठीक है। प्रदीप को पता था कि उसका घोड़ा अनसाउंड है, फिर भी उसने राकेश को बेच दिया। द हॉर्स, लेकिन दिखने में हॉर्स साउंड था एकदम, अगर आप देखोगे तो लगता नहीं था कि अनसाउंड है। प्रदीप को सब होने के बावजूद भी क्या हुआ? प्रदीप को पता था, राकेश को बेच दिया, लेकिन उसने बताया नहीं। अब क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि अगर प्रदीप घोड़े की अनसाउंडनेस के बारे में राकेश को नहीं बताता है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड? तो आप जानते हो कि जनरल रूल लॉ का ये बोलता है कि साइलेंस फ्रॉड नहीं मानी जाती है, बिकॉज कैविएट एम्प्टर आ जाता है। साइलेंस फ्रॉड नहीं मानी जाती है क्योंकि ये बायर की ड्यूटी है कि वो चेक करके सामान ले। तो साइलेंस जो है वो क्या नहीं मानी जाती है? फ्रॉड नहीं मानी जाती है। तो यहां पर अगर प्रदीप साइलेंट रहता है और राकेश को नहीं बताता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा मेरे बच्चों? वैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों? वैलिड। लेकिन अगर राकेश उसका बेटा होता और वो तब भी चुप रहता तो क्या होता? तो आप जानते हैं हमने एक्सेप्शंस पढ़े थे। एक्सेप्शंस में हमने क्या एक्सेप्शन? एक एक्सेप्शन ये था कि अगर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, ड्यूटी टू स्पीक कौन सा? फिड्यूशियरी रिलेशन में। यहां पे फादर सन में क्या है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? नॉट वैलिड। एक्चुअली में मैं नॉट वैलिड लिख रहा हूं बट रियलिटी में ये क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। फ्रॉड है ना, फ्रॉड मान लिया जाएगा ना, तो वॉइडेबल होता है। बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था वैलिड है या नहीं वैलिड है, तो मैं इसीलिए वैलिड नॉट वैलिड में आंसर लिख रहा हूं। बट रियलिटी में दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट, अगर राकेश ने प्रदीप से पूछा, क्या पूछा? इफ यू डू नॉट डिनाइट, अगर तुम मना नहीं कर रहे हो तो मैं एज्यूम कर लूंगा तुम्हारा घोड़ा साउंड है। तो यह भी एक्सेप्शन में आता है वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो अगर प्रदीप यहां पर कुछ नहीं कहता है तो अगेन ये नॉट वैलिड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो वैलिड नॉट वैलिड के कोई मार्क्स नहीं है, साथ में आपको रीजन भी प्रॉपर देना पड़ेगा कि फ्रॉड नॉर्मली, साइलेंस जो है वो नॉर्मली फ्रॉड नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, तब आपको ये 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है भैया। तो राहुल इंड्यूस्ड नीरज, राहुल ने इंड्यूस करा नीरज को कि भाई तू मेरी मोटरसाइकिल खरीद ले, और कहता है भाई एकदम जबरदस्त, बहुत ही मस्त, गुड कंडीशन में जो है मेरी ये गाड़ी है। आफ्टर टेकिंग द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल लेने के बाद नीरज ने देखा कि यार इस गाड़ी में तो बहुत सारे डिफेक्ट है, बहुत सारे डिफेक्ट है, उसे बाद में पता चला। तो यानी ये क्या हो गया? ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आपने कहा था गुड कंडीशन में है बट गुड कंडीशन में नहीं निकली, डिफेक्ट वाली गाड़ी निकली। राहुल ने, जब नीरज राहुल के पास गया कि भैया ये आपने कैसी खराब गाड़ी दे दी, तो राहुल ने कहा अरे यार चिंता क्यों करता है, तू ऐसा कर इस गाड़ी को रिपेयर करा ले,
जितना भी खर्चा आएगा ना उसका 45% मैं रिपेयरिंग के लिए बेयर करने के लिए रेडी हूं, तू करा ले। वो एग्री भी कर गया, उसने करा ली रिपेयर। लेकिन रिपेयर कराने के कुछ दिन बाद मोटरसाइकिल चलनी ही बंद हो गई। अब नीरज इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है। आप बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को देखते हुए कि कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? कैंसिल हो सकता है या कैंसिल नहीं हो सकता है, ये पॉइंट आपको बताना है। तो सिंपल सा पॉइंट है, आप जानते हो कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होती है ना तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है। यानी यहां पर नीरज के पास पावर तो थी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की, लेकिन ये कैंसिल करने की पावर एग्रीव्ड पार्टी से कब चली जाती है? जब वो कोई बेनिफिट ले लेता है कॉन्ट्रैक्ट में, या जब वो किसी तरह से इस चीज को कंफर्मेशन दे देता है आफ्टर नोइंग द मिसरिप्रेजेंटेशन। यानी अगर नीरज ने जानने के बाद भी उस टाइम पर उसे कैंसिल करने का ऑप्शन था और उसने कैंसिल नहीं करी, तो यहां पे भैया आप वो कैंसिल नहीं कर सकता है क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर ली थी। तो देखो, अकॉर्डिंगली इन दी गिवन केस नीरज कुड नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस टू द ऑफर टू बियर 45% इम्प्लाइडली अमाउंट टू फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल। अब वो अपना कैंसिल करने का राइट जो है वो खो चुका है, कैंसिल करने का जो राइट है वो खो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4A 6 मार्क्स क्या क्या है? नेमो दैट कोद नॉन हैबिट नो वन कैन गिव, नन कैन गिव और ट्रांसफर गुड्स बट ही डज नॉट हिमसेल्फ ऑन। यानी ये हमने पढ़ा था कि भैया अगर आप किसी चोर से सामान खरीदोगे तो आप उसके ओनर नहीं बन जाओगे, अगर ट्रू ओनर को पता चल गया तो आपको वो सामान ट्रू ओनर को देना पड़ेगा। दिस इज द जनरल रूल, करेक्ट, जनरल रूल। बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। क्या एक्सेप्शन थी? पहले तो आपको ये रूल बताना है कि ये रूल का मतलब क्या है, और फिर वो सारे केसेस बताने हैं जहां पर कि ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो पहले हम लोग इस चीज का मीनिंग बताएंगे, करेक्ट। यहां पर इन्होंने मीनिंग नहीं बताया जबकि बताना चाहिए था। आईसीआई ने कई बार पहले देखा है यहां पर पहले रूल को एक्सप्लेन करना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने सीधा एक्सेप्शन दिया। बट आप एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, आप पहले एग्जाम में मीनिंग बताएंगे, उसका एक एग्जाम्पल देंगे और उसके बाद आप एक्सेप्शंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके सर, एक्सेप्शन में क्या है? सबसे पहला है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट की ये सारी कंडीशंस लिखना मैंडेटरी है कि भैया अगर आप एजेंट थे और आपके पास वो सामान ओनर की कंसेंट से था और आपने जो सेल किया था वो ऑर्डिनरी कोर्स में किया था और सामने वाले ने जब खरीदा तो गुड फेथ में खरीदा है, यानी उसे ये बात नहीं पता थी, तो उस केस में वो सेल वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद है ज्वाइंट ओनर्स वाला केस। इसमें हमने क्लास में प्ले स्टेशन 5 वाला एग्जांपल लिया था कि अगर एक गुड्स को ज्वाइंट ओनर्स होल्ड करते हैं, एक प्रॉपर्टी को ज्वाइंट ओनर्स होल्ड करते हैं, ठीक है, और उनमें से किसी एक ओनर के पास उस गुड्स की कंप्लीट पोजेशन होती है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर ओनर्स, अगर वो सेल कर देता है ना तो ये भी क्या बोल जाता है? एक्सेप्शन में, प्रोवाइडेड कि सामने वाले पर्सन ने गुड फेथ में खरीदा हो और उसे इस बात की नोटिस ना हो। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने कौन सा एग्जांपल देखा था? इसमें हमने रॉकी भाई वाला एग्जांपल देखा था कि रॉकी भाई पुष्पा से या डीजे से, रॉकी भाई डीजे से उसका स्कूटर गोली दे के खरीद लेते हैं। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें कोर्शन लगा हुआ है। लेकिन अगर रॉकी भाई डीजे के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले इसे किसी और पार्टी को सेल कर देते हैं और सामने वाली पार्टी गुड फेथ में ले लेती है, तो ये सेल भी वैलिड मानी जाएगी, ये सेल भी वैलिड मानी जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट है सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ। यानी ऐसा सेलर जिसने गुड्स तो बेच दिए लेकिन पोजेशन उसके पास ही, ऐसा कई बार होता है। मान लो मैं एक मोबाइल खरीदने गया, मैंने सेलर को पैसे दे दिए, मैंने कहा ये लो 50,000 रुपये वाला फाइनल कर दो, और उसने कहा सर मैं इस पर कवर लगा देता हूँ। मैंने कहा आधे घंटे में आता हूँ, आप इसमें ना कवर लगा के लेमिनेशन लगा के सब कुछ रेडी रखो। मैं चला गया। अब आधे घंटे बाद वापस आया तो उसने किसी और को ऑलरेडी बेच दिया। तो यहां पर बोलते हैं कि अगर सेलर ने जो गुड्स ऑलरेडी बेच दिए थे बट वो उसकी पोजेशन में थे और वो सेलर उन गुड्स को दोबारा किसी और पर्सन को बेच देता है, तो वो सेल भी वैलिड मानी जाती है। और यही सेम पॉइंट सिर्फ सेल के लिए नहीं, प्लेज के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बट क्योंकि प्लेज हमारे सिलेबस में नहीं है तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है बच्चों बायर, कि बायर को हमने ऑप्शन दिया था गुड्स खरीदने का, बायर को हमने गुड्स खरीदने का क्या दिया था? ऑप्शन दिया था, लेकिन अभी उसने की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, सिर्फ उसकी पोजेशन में थे। तो ऐसा बायर
जिसकी गुड्स तो पोजेशन में है लेकिन अभी तक ओनरशिप उसको नहीं मिली है, अगर ऐसा बायर किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है और थर्ड पार्टी गुड फेथ में ले लेती है तो भी वो सेल वैलिड मानी जाती है, तो भी वो सेल वैलिड मानी जाती है। फिर अनपेड सेलर, ये तो आप जानते हैं कि अनपेड सेलर अगर राइट टू लीन लगाने के बाद या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाने के बाद रीसेल कर देता है तो वो रीसेल भी क्या मानी जाती है, वैलिड मानी जाती है। और किसी और एक्ट के प्रोविजन में, किसी भी और एक्ट के प्रोविजन में अगर बोला गया है, जैसे कंपनी एक्ट में बोला गया है लिक्विडेटर कर देगा, जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में बोला गया है कि फाइंडर ऑफ गुड्स भी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में उसे जो है गुड्स को बेच सकता है। और सेल बाय पोनी, अगर भैया सामने वाला पर्सन जिसने प्लेज करी थी वो पैसे टाइम पर नहीं दे रहा है तो भैया हम उसके गुड्स बेचकर पैसा क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट, अगेन 6 मार्क्स का सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया, नरेश भाई ना 4 पार्टनर्स में से एक पार्टनर थे नरेश भाई, कौन सी फर्म में, XY इंटरप्राइजेज में। He owes a sum of 6 करोड़ to his friend Mr. आकाश, ठीक है। He owes a sum मतलब नरेश भाई को 6 करोड़ रुपए देने थे, किसको, अपने दोस्त आकाश को, लेकिन ड्यू डेट आने पर ये पैसा नहीं दे पाए। तो ये चाह रहे हैं कि बदले में अपना शेयर, जो इनका फर्म में इंटरेस्ट है ना, वो शेयर ये आकाश को दे दे ताकि आकाश खुश हो जाए, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि क्या नरेश अपना पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट है वो सेल किया कर सकते हैं क्या लीगली, द आंसर इज यस। हमने पढ़ा भी है कि वो कर सकते हैं और यहां पर इन्हें ट्रांसफरिंग पार्टनर बोला जाएगा और आकाश को क्या बोला जाएगा, ट्रांसफरी बोला जाएगा। अब लेकिन क्या ट्रांसफरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाएगा, नहीं, वो सिर्फ ट्रांसफर ही रहेगा, उसके पास सारे राइट्स नहीं होंगे जो एक पार्टनर के पास होते हैं, उसके पास एक लिमिटेड राइट्स होते हैं। ओके, व्हाट वुड बी द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी, यानी आकाश के क्या राइट होंगे अगर नरेश 6 महीने ट्रांसफर करने के 6 महीने बाद रिटायर हो रहा है, तो फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो 6 करोड़ रुपए वो किसको मिल जाएंगे, भैया आकाश को दे दिए जाएंगे। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, यस नरेश जो है ट्रांसफर कर सकता है। और दूसरा, नरेश के रिटायरमेंट पे आकाश को जो है नरेश शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 6 करोड़ रुपए उसको जो है मिल जाएगा, उसको जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों क्वेश्चन 5th, अगेन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोलता है मिस्टर शेखरन एक अंकल है जिन्होंने 100 बैग्स ऑफ सीमेंट किसको बेचे, राघवन भाई को बेचे, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो मुझे बनाने दो। शेखरन ने राघवन को क्या बेचा, 100 बैग्स बेचे, ओके, 100 बैग्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, फॉर कैश, कैश के लिए बेचे कि भाई कैश के लिए, एंड कंसाइंस गुड्स टू हिम थ्रू रेलवे, ठीक है। और उसने ये गुड्स किसको, एस ने आर को भेजने के लिए, एस ने आर को गुड्स भेजने के लिए रेलवे में डाल दिए। रेलवे में जब हम गुड्स डालते हैं तो हमें बदले में क्या मिलती है, रेलवे रिसिप्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और इसने ये रेलवे रिसिप्ट किसको भेज दी, राघवन को। तो अब रेलवे रिसिप्ट किसके पास है बच्चों, राघवन के पास है। अब गुड्स ना ट्रांजिट में थे, यानी रेलवे में थे, जा रहे थे, राघवन इंसॉल्वेंट हो गया। राघवन कौन हो गया, इंसॉल्वेंट, दिवालिया निकल गया उसका। एंड राघवन ने क्या करे, ये गुड्स किसको बेच दिए, रवि को बेच दिए, बाय असाइनिंग द रेलवे रिसीट टू मिस्टर रवि। और कैसे बेचे, उसने रेलवे रिसीट रवि को दी और रवि को ये आइडिया ही नहीं था कि राघवन क्या है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी उसने गुड फेथ में खरीदे थे, गुड फेथ में खरीदे थे। आपको ये बताना है कि शेखरन इस केस में क्या कर सकता है, क्यों, क्योंकि शेखरन को जैसे ही पता चला कि भैया मुझे तो पैसा नहीं मिला, मैं तो अनपेड सेलर हो गया हूं, तो वो अपना राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाना चाहता है। राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब लगता है, जब बायर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट। यहाँ पे बायर तो इंसॉल्वेंट है और गुड्स क्या होने चाहिए, ट्रांजिट में होने चाहिए। बट यहाँ पर जब हमने ये गुड्स की रेलवे रिसिट इसको दे दी और इसने आगे थर्ड पार्टी को दे दी, तो भैया वो सेल तो वैलिड हो गई, हमने सीखा वो सेल क्या हो जाती है, वैलिड हो जाती है। तो क्या अब यहां पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकते हैं, द आंसर इज नो। क्या केस फाइल कर सकते हैं, हाँ केस फाइल कर सकते हैं, बट क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकते हैं, नहीं। क्या गुड्स वापस ले सकते हैं, रवि को बोल सकते हैं कि नहीं, रवि से भी नहीं, क्योंकि ये एक गुड सेल मानी जाएगी। लेकिन तुम्हारा आंसर क्या होता, अगर रवि को पता होता कि राघवन इंसॉल्वेंट है और वो फिर भी करता, तो वो गुड फेथ में नहीं होता, फिर हम वापस ले पाते। तो यही बात बेटा लिखी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रोविजन इवन मिस्टर शेखरन इज एन अनपेड सेलर,
he cannot apply his right of stoppage in transit because goods has been taken by Mr. Ravi in good faith, क्योंकि गुड फेथ में उसने लिए हैं। लेकिन अगर मिस्टर रवि को नॉलेज होती इंसॉल्वेंसी की, देन मिस्टर रवि हैज नॉट बॉट द गुड्स इन गुड फेथ, फिर उसने गुड फेथ में नहीं लिए हुए हैं, और शेखरन जो है वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज कर सकता है, कर सकता है। ओके सर। नेक्स्ट भी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वाज इनटू सेल एंड परचेज ऑफ आयरन रोड्स। क्या काम है इसका? आयरन रोड्स को खरीदना और आयरन रोड्स को बेचना। और यही कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कंपनी ने ना जॉन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? फाइनेंस रिलेटेड, यानी कोई बोरिंग वगैरह उसको उधार दे रही है जॉन को। बाद में कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, ये कह के ये क्या है? अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है। विद रेफरेंस टू दी सेम आपको बताना है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस अंडर दी कंपनीज एक्ट। पहले आपको बताना है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता क्या है, ठीक है, एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो अल्ट्रा वायरस का आपको मीनिंग बताना है कि भैया अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड दी पावर्स, और कंपनीज एक्ट में अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कोई भी काम करते हो तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट माना जाता है। एंड ये इवन सारे शेयर होल्डर्स मिलके भी इसे रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, ये वॉइड ही माना जाएगा। नल एंड वॉइड होता है, ना तो कंपनी पार्टी पर केस कर सकती है ना पार्टी कंपनी पर केस कर सकती है। तो इस केस में कोई भी पार्टी किसी पर केस नहीं कर सकती है, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 से 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या होती है? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं इसको, पोस्ट कंट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी भी बोला जाता है, करेक्ट। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी बोला जाता है, इसके अलग अलग बच्चों नाम है। इसमें पहले आपको मीनिंग बताना है कि आफ्टर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इफ देयर इज एनी समथिंग, मतलब ऐसी चीज हो गई, कोई ऐसा एक्ट हो गया विच इज बियॉन्ड द कंटेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज की पावर के बियॉन्ड है, या कुछ लॉ में चेंज इन लॉ में हो गया, या चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो गया कि जिसकी वजह से आप प्रॉमिस, तो वहां पर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम द वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप एग्जांपल्स भी दोगे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी के, एक दो एग्जांपल आप दे सकते हो कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब लिकर सेल करना वैलिड था बट बाद में नहीं। या पब्लिशर वाला एग्जांपल दे सकते हो कि ऑथर ने बोला था कि किताब लिख कर देगा, लेकिन उसकी किताब लिखने से कंप्लीट करने से पहले ही डेथ हो गई। या इसमें आप मजनू भाई वाला एग्जांपल भी दे सकते हो कि मजनू भाई ने मलिका शेरावत को भैया ए बी करके लिखना, मजनू मजनू मत लिखना नहीं तो मजनू बना देंगे आपको, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट, इस इम्पॉसिबिलिटी के होने से होता क्या है? इस इम्पॉसिबिलिटी के होने से होता क्या है? देखो इन्होंने भी यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है और पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती है अपने प्रॉमिस से, उन्हें फिर अपना वादा पूरा नहीं करना पड़ता है। सेकंड, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर, स्टेट द रूल्स दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टनर इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन। यानी जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, 4 मार्क्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो जाती है तो सेटल करना पड़ता है पार्टनर्स को, भाई उनका हिस्सा देके रफा दफा करके क्लोज डाउन करना है ना। तो सीक्वेंसिंग क्या होती है? तो यहां पर हम देखेंगे लॉस के केस में पहले पैसा कहां से आता है, और फिर देखेंगे कि सरप्लस के केस में कैसा आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर लॉस है, भले कैपिटल में डेफिशिएंसी है, सबसे पहले अगर कोई प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से माइनस होता है, फिर कैपिटल में से माइनस होता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, कैपिटल भी खत्म होगी, प्रॉफिट भी कम हो गया, तो पार्टनर से उनसे प्रपोर्शन से मंगाया जाता है इन विच दे वर इंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट, जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट शेयर करने के लिए इंटाइटल थे। उसके बाद आता है फर्म के एसेट्स, और जो पैसा पार्टनर्स लेकर आए हैं उनको पे करना पड़ेगा। ये पैसा आ गया, अब इनको क्या करेंगे? पे करेंगे। सबसे पहले किसको पे करते हैं? थर्ड पार्टी को पे करते हैं, ठीक है। फिर हर पार्टनर को पे करते हैं उनके इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस वगैरह के लिए, ओके। फिर हर पार्टनर का कैपिटल पे करते हैं। अगर उसके बाद कोई सरप्लस बच जाता है तो वो पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मिस्टर राज फॉर्म्ड अ कंपनी विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। राज भैया ने 5 लाख रुपए डालकर एक कंपनी खोली, बहुत धमाकेदार, ओके। ही सोल्ड हिज बिजनेस, ठीक है। और जो वो बिजनेस पहले से करते थे ना, उन्होंने
इस कंपनी को 4 लाख रुपए में बेच दिया, ठीक है, जो वो बिजनेस खुद करते थे। नाउ फॉर द पेमेंट ऑफ सेल, क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस बेचा है तो बदले में कुछ मिलेगा, तो बदले में क्या मिला, इन्हें उस कंपनी के 3 लाख शेयर्स मिले, 3 लाख रुपए के शेयर्स मिले, 30,000 शेयर मिले, जो जिनकी वैल्यू 3 लाख रुपए फेस वैल्यू थी। बाकी का 1 लाख रुपए एज अ लोन माना गया, बाकी का 1 लाख रुपए लोन के रूप में इन्हें मिला गया, और राजू सिक्योर्ड द अमाउंट, और कंपनी ने इन्हें क्या दिया, डिबेंचर्स दिए। यानी देखो हो क्या रहा है, पहले समझो 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 समझो। राज ने एक जेड कंपनी बनाई, जेड लिमिटेड, ठीक है, मान लो जेड लिमिटेड। राज ने अपना बिजनेस इसको ट्रांसफर करा, और बिजनेस के ट्रांसफर में शेयर्स भी लिए और बदले में डिबेंचर्स भी लिए। तो दो चीजें ली है बदले में, 3 लाख रुपए के शेयर्स और 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स ले लिए, ठीक है, ओके। नाउ इनकी वाइफ और 3 डॉटर के पास भी एक एक शेयर था, ठीक है। ओइंग टू द स्ट्राइक द कंपनी वाज वाउंड अप, अब कंपनी बंद होने का समय आ गया। कंपनी के एसेट्स जब बंद हो रही थी कंपनी के, तो एसेट्स वैल्यूएशन करी गई, और कंपनी के एसेट्स कितने थे, 60,000 रुपए के एसेट्स हैं। अब बेच के सिर्फ 60,000 मिलेंगे, और जो इनके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वो कितने के हैं, वो कितने के हैं, 80,000 रुपए के। कितने के हैं, 80,000 रुपए। यानी राज को तो कंपनी ने 1 लाख रुपए देने ही है, साथ में और भी ऐसे लोग हैं जिनको कंपनी ने 80,000 रुपए देने हैं। मिस्टर राज ने कहा कि ये पूरा सामान जो है, पूरा पैसा, ये जो 60,000 है ये पूरा मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने मेरा डिबेंचर का पैसा देना है। लेकिन बाकी क्रेडिटर्स ने इस चीज पे ऑब्जेक्शन किया और कहा कि भैया 60,000 रुपए जो है ना, वो राज को नहीं बल्कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो राज की बनाई हुई कंपनी है। तो कोई अपने ही सेम पर्सन को कोई कैसे, अ मैन कुड नॉट ऑन एनी मनी टू हिमसेल्फ, है ना। तो यहां पर आपको बताना है राज के राइट्स और अदर क्रेडिटर्स के राइट क्या है, और इसमें कौन जीतेगा। तो ये सेम केस लो जो हमने सैलोमन वर्सेस सैलोमन का है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी को बताता है, जो कॉर्पोरेट व्हील को बताया जाता है, वो चीज के ऊपर बेटा ये पूरा केस लो बना हुआ है। पूरे केस लो को इन्होंने बस नाम वाम चेंज करके बना दिया है। आंसर तो यही रहेगा क्या, कि मिस्टर राज को जो है वो कंपनी के पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर है। अब देखते हैं इसमें एक देखो यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर सिक्योर्ड क्रेडिटर क्यों है, क्योंकि यहां पे बेटा क्लियरली लिखा हुआ है मिस्टर राज सिक्योर्ड, उन्होंने सिक्योर कर लिया था बाय टेकिंग डिबेंचर्स। तो यहाँ पे ये अजम्पशन लिया गया है कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर था राज, और बाकी सारे लोग क्या थे, अनसिक्योर्ड थे। और सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाले केस में भी यही सब हुआ था, यही सब हुआ था। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो है बिजनेस लॉस का पार्ट कंप्लीट होता है। आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने क्लास में हमारे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड हुए हैं, राइट। कुछ भी नया मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। आगे चलते हैं, अब हम लोग पार्ट बी पीसीआर के पोर्शन को डिस्कशन करते हैं। पीसीआर के पोर्शन में देखो दो चीजें हैं, एक है राइटिंग सेक्शन और एक है ग्रामर और सेंटेंस वाला सेशन, ठीक है। तो यहां पर जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा सिर्फ ग्रामर और दूसरे वाला सेशन, बिकॉज यहां अगर लिखने जाऊंगा एक एक प्रेसी एक एक समरी तो जीवन निकल जाएगा, है ना। तो वो तो आपको खुद ही प्रैक्टिस कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाँ क्वेश्चन नंबर 2A की बीसीआर की, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन चैप्टर से आया। कम्युनिकेशन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट एक लाइन को उठाया जाता है, उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स के लिए आता है या 1 मार्क के लिए आता है। तो ज्यादा इसमें कंटेंट लिखने की जरूरत होती भी नहीं है, 3-4 लाइनें, एक आधा एग्जाम्पल और हमारा काम हो जाता है, ठीक है। ओके सर, नाउ क्वेश्चन क्या आया है, व्हाई इज लिसनिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में लिसनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। लिसनिंग, पहले तो उन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया कि लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन क्यों, बिकॉज जब आप लिसनिंग करते हो तो आपका माइंड रजिस्टर करता है सबकॉन्शियसली, यानी बैकएंड पे रजिस्टर करता है क्या, सामने वाला किस एसेंट में बात कर रहा है, सामने वाला कौन सी वोकैबुलरी। जैसे आप लोग मुझसे पढ़ते हो तो आप लोग एकदम जब मुझे सुनते हो तो आपको याद हो जाता है कि गुरप्रीत सर हर 2 लाइन के बाद ओ माई गॉड बोलते हैं, करेक्ट। तो आप वो रजिस्टर कर लेते हो कि सर किस एसेंट में पढ़ाते हैं, कौन सी वोकैबुलरी पढ़ाते हैं, मतलब यूज करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स नॉर्मली यूज करते हैं, ग्रामर क्या है, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा रहता है, उनका पिच कैसा रहता है। तो लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट, लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हैं
अगर आप लर्निंग टू स्पीक है तो आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी. इट इज एन एसेंशियल टू लिसन टू द बेस्ट मॉडल्स ऑफ द लैंग्वेज टू इंप्रूव इट नेचुरली. अगर आप अपनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट वर्जन सुनोगे ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी. द मोर वी लिसन द बेटर आर कन्वर्सेशन विल गेट, एंड हेंस लिसनिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू लर्न स्पीकिंग. ठीक है. फिर एक सिनोनिम आया. सिनोनिम्स नॉर्मली जो है आपके मॉड्यूल में भी वोकैबुलरी चैप्टर से आते हैं. कई बारी बाहर से भी आते हैं, कई बारी अंदर से आते हैं. अंदर से आते हैं तो जय भगवान कि भगवान तुम अच्छे हो. बाहर से आते हैं तो जय माता की हो जाता है, क्योंकि वर्ड ऐसा आ जाता है कि है ना. तो वोकैबुलरी में थोड़ा सा तो दिक्कत रहता है. करेक्ट. यस और नो. यस सर. वेरासिटी. वेरासिटी की अगर मैं बात करूं, इसमें हमें क्या, पहले तो ये देखा करो साइनोनिम ढूंढना है कि एंटोनिम. साइनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है, जिनका मीनिंग सिमिलर हो. और एंटोनिम मतलब एकदम अपोजिट वाले. तो वेरासिटी की बात करते हैं. वेरासिटी का मतलब होता है बेटा सच बोलना. करेक्ट. सच बोलना. तो यहां पे अगर आप देखेंगे ए ट्रूथफुल, हमें यही दिख गया, यही होना चाहिए, बट फिर भी आगे देखेंगे. वॉलमनेस मतलब थोड़ा सा लार्ज, थोड़ा बड़ा. एरोगेंस स्किल्ड. तो आंसर क्या होगा बच्चों, ट्रूथफुल. तो वेरासिटी मतलब ट्रूथफुल, सच्चाई. ओके सर. उसके बाद आता है सुटेबल एंटोनिम. एंटोनिम मतलब हमें क्या ढूंढना है, अपोजिट वर्ड. अपोजिट वर्ड. तो ड्विंडल. ड्विंडल का मतलब होता है छोटा, किसी चीज को छोटा करना, वो होता है ड्विंडल. ठीक है. ओके. कंफ्यूज. कंफ्यूज मतलब कंफ्यूजन, ये तो आपको पता ही है. रिमूव मतलब हटा ही देना. एक्सपेंड मतलब बड़ा करना. और फॉरगिव मतलब माफ करना. करेक्ट. तो यहां पर ट्विंडल का मतलब है छोटा करना, एक्सपेंड का मतलब है बड़ा करना. तो आंसर एंटोनिम में क्या आएगा, दैट इज सी. दैट इज सी. नेक्स्ट बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच. यानी इनडायरेक्ट से मुझे इसे किस में लेकर जाना है, डायरेक्ट स्पीच में लाना है. अरुण सेड दैट ही हैड विजिटेड ऑल दी कॉन्टिनेंट्स. इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है अरुण एक घुमक्कड़ इंसान है, बहुत घूमता है भाई साहब. चलो, अरुण सेड तो यहां पर ऐसे ही आ जाएगा, दैट रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह कॉमा आ जाएगा, और यहां से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा. ही जो है बेटा वो प्रोनाउन लगाया गया होगा. करेक्ट. क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो प्रोनाउन लगाते हैं. तो हमने इसे आई से ही करा होगा, तो ही से क्या कर देंगे, आई कर देंगे. हमने टेंस चेंज करा होगा, हैड को वापस हैव कर देंगे, विजिटेड ऑल द कॉन्टिनेंट, और हमारे 1 मार्क अंदर. चलिए आगे चलते हैं. उसके बाद एक प्रेसी राइटिंग दिया हुआ है आपको. प्रेसी राइटिंग में आपको टाइटल भी ढूंढना होता है और ज्यादा बड़ी लिखनी नहीं होती. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है 2 मार्क्स के लिए. एटीट्यूड बैरियर क्या होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में उसे कैसे ओवरकम किया जाता है. मतलब कैसे उसे ओवरकम मतलब खत्म करना, या उसे कम करना, या उससे उस बाधा को हटा देना. ठीक है. तो देखो, एम्प्लॉय का पर्सनल एटीट्यूड कैसा है, पर्सनल एटीट्यूड कैसा है, इससे ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन पे अफेक्ट होता है. जैसे कि एक ऐसा एम्प्लॉय है जो प्रोएक्टिव है, जो खुद से काम करता है, जो पूरा दिन मोटिवेट रहता है ना, उससे कम्युनिकेट करना बहुत इजी होता है. जबकि ऐसा एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन से डिससेटिस्फाइड है, इंट्रोवर्ट है, शर्मीला है, या लेजी है, उससे कम्युनिकेट करना ना, या तो डिले हो जाएगा उससे बात करने में, या वो शाय है तो हेजिटेट करेगा, है ना, इनिशिएटिव नहीं लेगा. ठीक है. लेकिन इसे ओवरकम कैसे करा जा सकता है, पहला गुड मैनेजमेंट से और रेगुलर इंटरेक्शन से. ये 2 चीजें अगर करी जाएंगी तो भैया एटीट्यूड बैरियर को क्या किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है. अगेन 1 मार्क का सवाल. क्या बताना है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड. यानी साइनोनिम बताना है ना, अपोजिट नहीं बताना है, बेस्ट एक्सप्रेसेस. पर कैपिटा. इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गया हूं क्या मैं. पर कैपिटा मतलब, पर मतलब कैपिटा, पर हेड, पर पर्सन, कि एक पर्सन के लिए कितना. करेक्ट. तो यहां पे देखो कैपिटल इनकम एज अ रूल बाय हेड और स्टेट वाइज. हेड पे, यहां पे हेड का मतलब होता है पर्सन. हेड मतलब पर्सन, कि एक पर्सन कितना कर रहा है. तो पर कैपिटा बाय हेड मतलब पर्सन, पर पर्सन कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, या कितना कोई काम कर रहा है. ओके सर. नेक्स्ट आता है अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी एंटोनिम बताना है. इमिनेंट का एंटोनिम बताना है.
इमिनेंट का मतलब होता है वेरी क्लोज, जो आपके बहुत पास है या एज सुन एज पॉसिबल, जो एकदम होने ही वाला है। इमिनेंट मतलब पास, क्लोज। तो यहां पर हमें इसका अपोजिट ढूंढना है। ओल्ड यानी पुराना, रिनोन्ड मतलब जाना माना, फार मतलब दूर, और नियरिंग मतलब पास। तो हमें क्या ढूंढना है? अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। एमिनेंट का मतलब होता है वेरी क्लोज, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? फार, यानी दूर, यानी दूर। आगे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अगेन सिंपल है। मृदुला ने अपनी मम्मी को कहा, मृदुला सेड टू हर मदर, कॉमा के आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ये डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है भैया। अब मृदुला टोल्ड हर मदर, ये हटके क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। आई का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा और शी आ जाएगा। वांट का वांटेड हो जाएगा, करेक्ट, टू बिकम अ डॉक्टर। और आपका आंसर भैया खत्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये तो राइटिंग वाला सेशन है, ठीक है। इसमें तो आपको क्या देखना होता है? सिर्फ फॉर्मेट देखना होगा। कंप्लेन लेटर से ये रिलेटेड दिया हुआ है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों 4A। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस बताना है। 2 मार्क्स का सवाल है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना रूल फॉलो करे जाते हैं, है ना, रूल्स को फॉलो करा जाता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रेंडली होता है, कैजुअली होता है और हमेशा अनऑफिशियल होता है। इट इज यूजुअली फॉलोड। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहां पर फॉलो होता है? ऑफिस में फॉलो होता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहां यूज होता है? ऑफिस में तो होता ही है, लेकिन मेनली फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, मेंबर्स के बीच में भी होता है। ओके सर। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी फॉलोड। यानी अगर ए को जेड से बात करनी है तो वो पहले अपने बॉस को नॉर्मली बताता है, बॉस उसके बॉस को, तो एक हायरार्की फॉलो होती है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन बिटवीन एनी पर्सन विदाउट कंफर्मिंग एनी चेन ऑफ कमांड। यानी एक वॉचमैन कंपनी के सीईओ से पूछ रहा है कि सर आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यहां पर कोई हायरार्की फॉलो नहीं करी जा रही है। द कम्युनिकेशन पैटर्न कैन बी अचीव्ड, और ये फॉर्मल में वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, डायगोनल भी हो सकता है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को तो हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, यस और नो। तो यहां पर कोई पैटर्न नहीं होता, यहां तो जो मर्जी जिस मर्जी से कोई भी बात कर सकता है। ओके सर। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में दोबारा पूछ लिया। सुमिता सेड चिल्ड्रन क्विकली मेक अ क्यू। जल्दी से एक लाइन बना लो, ठीक है। ओके, तो सुमिता टेक अ आस्क्ड चिल्ड्रन। यहां पर अब आपको सेंटेंस बनाना है, तो जब तक आप टू नहीं लगाओगे सेंटेंस नहीं बनेगा। द चिल्ड्रन टू क्विकली मेक अ क्यू। ओके सर, आगे चलते हैं। अब आ गया एक पैसिव से एक्टिव और एक आ गया एक्टिव से पैसिव। पहले पैसिव से एक्टिव देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें हम एकदम जो स्टेप्स आपको बताए वो फॉलो करने हैं। द रिसर्च थीसिस, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है भैया? सब्जेक्ट, है ना। वाज सबमिटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर, ठीक है। वाज सबमिटेड, तो स्टूडेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। इसको आगे ले आएंगे, स्टूडेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर। रिसर्च थीसिस को पीछे ले जाएंगे। बाय हट जाएगा, क्योंकि बाय लगाया जाता है पैसिव में जाने के लिए, तो एक्टिव में जाने के लिए हट जाएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाती है, ये भी हट जाएगी। तो स्टूडेंट्स ऑफ द फाइनल ईयर सबमिटेड द रिसर्च थीसिस। ओके सर। नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन अकाउंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस इन अकाउंट सब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड जो है ना, ये जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कहां चला जाएगा बेटा? पीछे चला जाएगा। और बाय हम ऐड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है, ठीक है। और ये जो आर रिक्वेस्टिंग है, ये आर बीइंग रिक्वेस्टेड हो जाएगा। बीइंग क्या हो गई बच्चों? हेल्पिंग वर्ब, एज पर दी रूल्स ऐड कर दी जाएगी। तो एक्स्ट्रा क्लासेस इन अकाउंट्स सब्जेक्ट आर बीइंग रिक्वेस्टेड बाय स्टूडेंट, आर बीइंग रिक्वेस्टेड बाय स्टूडेंट्स। फिर आर्टिकल्स दिए हुए 250 पेज के, यानी पेज कह रहा हूं सॉरी, 250 वर्ड्स के।
नॉर्मली आपका 200 वर्ड्स के बीच में 200 से 220 के तक आपका जाता है। 3-4 पैराग्राफ आप लिखते हो बड़े बड़े, जिसमें आपका काम हो जाता है। और यहाँ पर मजे की बात है, ऑप्शन भी दिया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकल में ऐसा आर्टिकल आ जाता है जिसका मीनिंग आपको नहीं समझता। तो ये कई बार हेल्प हो जाती है जब ये और में दिया होता है कि भैया चलो ऊपर वाले का नहीं समझा, नीचे वाले में कुछ लिख लेंगे, तो ये वो आपकी हेल्प कर देता है। ओके सर, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। इसमें इंस्टीट्यूट ने आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसमें एक डायग्राम भी जरूर बना के आए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, तो यू विल फेच गुड मार्क्स। Vertical communication is a form of communication pattern where information flow upwards और downwards, या तो ऊपर जाती है नीचे जाती है। ऊपर रिक्वेस्ट जाती है, नीचे ऑर्डर आते हैं। ऊपर रिक्वेस्ट जाती है, नीचे ऑर्डर्स आते हैं। डेटा दैट इज कलेक्टेड फ्लोज, नीचे क्या है, लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचा रहे हैं। ऊपर के लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, और ऊपर से क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो कि नीचे वाले लोगों को इंप्लीमेंट करने हैं। फिर आते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम लेवल, यानी दो पर्सन जो सेम लेवल पे हैं, अगर वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। जैसे द मैनेजर ऑफ अ प्रोजेक्ट इन अ कंपनी मे होल्ड अ रेगुलर डेली वीकली और मंथली मीटिंग टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल बहुत वाहियात दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से बेटर आप ये देंगे, मैनेजर ऑफ वन प्रोजेक्ट इज डिस्कसिंग with the manager of another project। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, select the corrective meaning of the following idiom or phrase, bolt from the blue। bolt from the blue यानी कुछ ऐसा हो जाना जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैसे अभी आप देखेंगे न्यूज में देख रहे होंगे उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, राइट। तो उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट किसी ने भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। दिस इज समथिंग बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, विच इज समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, विच हैज कम, बिना बताए आ जाना। तो देखो, कोल्डिंग फ्रॉम एल्डर्स यानी बड़ों से डांट खाना, डूइंग समथिंग अनवांटेड ऐसा करना जिसकी जरूरत नहीं है, समथिंग हैपन विदाउट वार्निंग कुछ ऐसा हो जाना जिसके बारे में पहले आपको वार्निंग या अंदाजा नहीं था, और रिप्लाइंग विदाउट थिंकिंग बिना सोचे रिप्लाई कर देना। क्या आएगा बच्चों, थर्ड आंसर आएगा। क्यों, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू यानी ऐसा कुछ हो जाना जिसकी वार्निंग हमें पहले नहीं थी। अ फिश आउटसाइड वाटर, फिश आउटसाइड वाटर मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, जो चीज आप नहीं, जैसे अब आप लोग, मैं ये मानता हूं जितने भी बच्चों के जून में एग्जाम है वो सब फिश आउटसाइड द वाटर है। हो सकता है आप पहले पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन जून के महीने में मुझे पता है कि आप लोग इस टाइम पे, कोई भी कैसा भी बच्चा इस टाइम दबा के पढ़ रहा होगा, एकदम अनकंफर्टेबल, कितने आवर्स पढ़ रहा होगा जितने उसने नॉर्मली कभी नहीं पढ़े होंगे, वो उतने आवर्स दे रहा होगा, बिकॉज वो अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर आके, कंफर्ट जोन से बाहर आके वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, तभी तो बेस्ट अपना निकाल पाएगा। तो अब फिश आउटसाइड वाटर, टू अवॉइड पीपल, पीपल को अवॉइड करना, टू बी इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में होना जो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन और भी देख लेते हैं, अंडरस्टैंड थिंग्स इजिली, आसानी से चीजें समझ जाना, और हमेशा एक्टिव रहना, हमेशा एक्टिव। तो क्या आंसर आएगा, टू बी इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। नेक्स्ट है बच्चों, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द वॉचमैन टुक 5 राउंड्स ऑफ द म्यूजियम एट नाइट। तो आपका भैया वॉचमैन पीछे चला जाएगा, बाय लग जाएगा, करेक्ट। टुक था, यहां पे वर्ड टेकन हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई है, ठीक है। सो 5 राउंड्स ऑफ द म्यूजियम वर टेकन बाय द वॉचमैन एट नाइट। ओके सर, उसके बाद और भी है क्या, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस, यहां पे साइनोनिम बताना है। क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है टू सर्च समथिंग, टू सर्च समथिंग किसी चीज को ढूंढना। क्वेश्चन मतलब सवाल, गार्डन, हंट और रिवर साइड। यहां पर आंसर क्या होगा बच्चों, हंट। हंट मतलब किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज की खोज करना, और क्वेस्ट का भी मतलब वही होता है। तो ये चीज यहां पर मैनेज हो गई। उसके बाद दो ऑप्शन में दिए हुए हैं, एक कवर लेटर और रिज्यूमे, 4 मार्क्स के लिए दिया हुआ है। कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर रिज्यूमे और कवर लेटर एक साथ आ सकता है कि, आप देख सकते हो, पूछ लेते हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना, छुटकू सा कवर लेटर बनाना है, छुटकू सा रिज्यूमे बनाना है, 4 मिनट, 4 मार्क्स के लिए। ऐसा मत कर लेना कवर लेटर लिखने में 10 मिनट लगा रहे हो और रिज्यूमे बनाने में 10 मिनट लगा रहे हो, बिकॉज 4 मार्क्स के लिए 20 मिनट देना वर्थ इट नहीं है, कुछ ना कुछ छोड़ाओगे, ठीक है। ओके सर, तो यहां पे बेटा हमारा जो है
एमटीपी डिस्कशन खत्म होता है, जो राइटिंग पार्ट है उसे आप एक बारी प्लीज खुद से लिख के देख लेना, ठीक है। बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो आप जानते ही हो, ठीक है। चलो ओके, टाटा बाय बाय।